नमस्कार। इतिहास के पन्नों से कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम फिर से जुड़ेंगे उसी विषय से जो हमें हमारे इतिहास, हमारी ज़मीन और हमारे यहाँ के लोगों की कहानी बताता है, द लैंड एंड द पीपल, यानी भूमि और लोग। आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे हमारे समाज, संस्कृति और वर्तमान जीवन से जुड़ी कुछ और बातें। हमारे साथ जुड़े हैं विशेष अतिथि श्री मुकेश्वर लाल जी, जो हमारे द्वीप समूह के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। मुकेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मुकेश्वर जी, पिछले भाग में आपने कई अहम पहलुओं पर रोशनी डाली थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे अंडमान में लोगों की बसावट की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, अंडमान में बसावट की शुरुआत तो बहुत साल पहले ही हो चुका था, क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में कब्ज़ा कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जो शासन बंगाल से शुरू किया, और उसके बाद जिस भी कारणवश उनको लगा कि अंडमान द्वीप समूह जो है उसमें अपना एक बेस होना चाहिए, ऑक्यूपाई करके वहाँ पे सेफ हार्बर के कारण, और एक भूमि जो है, जो एक आइलैंड है, वो भी अलग से पड़ा हुआ है, दूसरे कोई कॉलोनियल कंट्रीज़ जो है उसको आके ऑक्यूपाई ना कर ले। तो इस कारण से जहाज़ें डूबती थी, ये पहले भी मैंने बताया था, कई नुकसान होता था, और समुद्री लुटेरे थे, उनसे होता था, फिर यहाँ आदिवासी थे जी, उनसे नुकसान होता था। तो उस कारण से उन्होंने ये फैसला किया कि अंडमान को अपने अधीन करना है, मतलब लेना है। तो उन्होंने फिर ये जो है 1788 में सर्वे किया। 1789 में, जैसा मैंने पहले भी बताया, उसमें चाटम द्वीप जो है, आर्चिबाल्ड ब्लेयर जो सेलेक्ट किया था, वहीं पे एक बस्ती बस गई जी। तो वहाँ से बसावट शुरू हो गया है। उसके बाद कुछ कारणवश कुछ सालों बाद वो डिगलीपुर को शिफ्ट कर गए, फिर वहाँ भी कुछ साल रहने के बाद उसको अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया, और फिर यहाँ से सब चले गए। तो ये 62 साल का, जो लगभग 62 साल का अंतराल जो गैप रहा है। उसके बाद जब देश में क्रांति हुई, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 जो हम कहते हैं, वहाँ से जो सज़ा काला पानी शुरू हुआ देने का सिलसिला, तो अंडमान में फिर बस्ती, पीनल सेटलमेंट जो कहते हैं, कैदी बस्ती बसाने का सिलसिला शुरू हुआ। तो यहीं से बसावट का जो इतिहास है अंडमान का शुरू होता है 1858 10 मार्च से जी। जी, अब अगर हम बात करें कि अंडमान में अलग अलग समय पर कौन कौन से समुदाय आए? हाँ, तो ये देखिए, फिर तो जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया, क्रांतिकारियों को भेजना शुरू किया, जब मेरठ छावनी में बगावत हुआ, बंगाल में जो मंगल पांडे का विद्रोह हुआ, तो फिर रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये सारा हमारा इतिहास है, अंडमान का इतिहास, और बसावट वहीं से जुड़ा है जी। फिर उन क्रांतिकारियों को यहाँ भेजना शुरू करे अंग्रेज़ों ने, और फिर वो तो लौट के जो नहीं गए, उनके साथ साथ और भी कैदियों को भेजते थे। तो फिर जो लौट के नहीं जाते थे वो यहीं बस जाते थे, अंग्रेज़ उनको सुविधाएं देते थे, और वो फिर जैसे बस्तियां बसने लगी, और तरह तरह के प्रांत के लोग यहाँ पर आने लगे, क्रांतिकारी भी थे और आम कैदी भी थे, उनकी शादियाँ होने लगी, फिर उनको यहाँ बसाने लगे जी। तो सेल्फ सपोर्टर्स जो बोलते थे कि, तो फिर वो बस गया। जैसे प्रात्रपुर विलेज है, डॉलीगंज है, ब्रिजगंज है, ये आसपास के जितने विलेज है, कैदी बस्ती बोलते थे, वो सब बसने लगे, अलग अलग प्रांत के लोग थे। फिर इसी तरह धीरे धीरे देश में क्रांति तो ख़त्म हुई नहीं थी जी। जब तक आज़ादी प्राप्त नहीं हुआ हमें, जब तक तो क्रांति चली रही थी। तो फिर मोपला रिबेल हुआ। तो मोपला रिबेल हुआ 1921 का केरला में, उनको भी यहाँ जो है 1922-23 के बाद यहाँ भेजना शुरू करे। उनको थोड़े सज़ा के बाद जो है जेल से निकाल करके उनको भी यहाँ बसा दिया गया। वो अपने परिवार को लेके आए यहाँ पर, फिर वो भी यहाँ से बस गए, सेटल हो गए। उसके बाद फिर
जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज जैसे फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज शुरू हुआ तो चाटम सॉमिल बना, और उससे पहले ही जो है ये जो क्रांति देश में तो चल रही थी, तो फिर उसके बाद जो है लेबर्स चाहिए होते थे जंगलों में काम करने के लिए, तो बर्मा से लेबर लाते थे। करेन समुदाय एक है बर्मा के, उनको लाया गया यहाँ 1925-26 के दौरान उनको लाया गया, यहाँ बसाया गया। उनको भी अभी 100 साल होने को है जी। वो परिवार भी यहाँ के बस गए। उससे पहले जो है भातु कम्युनिटी एक थे, जिनको अंग्रेज जो है क्रिमिनल कॉन्विक्ट्स कहा करते थे, तो उनको भी यहाँ ला करके बसा दिया गया। फिर वो केटलगंज और अनिकेत का जो इलाका है, बस्ती है अभी भातु कम्युनिटी का, वो बस गए 1925-26, वो भी उसी दौरान आए यहाँ पर। तो इस तरह मतलब जो है ये तो अंग्रेजों के ज़माने में सेटलमेंट हुआ। इनको ज़मीन दी गई खेती के लिए, घर बनाने के लिए ज़मीन दिया गया, सुविधाएं दी गई, तो ये सब यहाँ पर बस गए। तो भातु हो गए, आपके मोपलाज हो गए। लेकिन ये मोपलाज और मलयाली सेटलमेंट में फ़र्क है, वो हम बाद में बताएंगे। तो मोपलाज जो थे वो बस गए बम्बू फ्लैट, स्टुअर्टगंज, वो सब इलाका जो वेम्बरलीगंज, ये सब इलाका जो था ये मोपला सेटलमेंट का। और भी जैसे जैसे आले गए तो वो नाम भी अपना वहाँ से जिस गांव से आए थे वो सारा यहाँ लेके आए। तो आज हमारे यहाँ पर वंडूर है, कलिकट है और मालापुरम है, सारे जो उनका जो वहाँ का गांव था वो यहाँ पर भी ला करके वही नाम से वो बस गए अंडमान में। जी, इनको यहाँ लाने का कारण क्या था? चाहे हम अंग्रेजों की बात करें या स्वतंत्रता के बाद जो लोग लाए गए, तो यहाँ कारण क्या था उनका यहाँ आने का? देखिए, एक तो देखिए अंग्रेजों ने सजा के तौर पे इसको अंडमान को चुना था, और यहाँ पे क्रांतिकारियों को भेजते थे, विद्रोहियों को भेजते थे, या फिर क्रिमिनल्स को भी भेजते थे जी। और जो बहुत ज़्यादा जो क्राइम करते थे या मतलब जिससे इनको प्रॉब्लम होती थी, लूटपाट करते थे, तो ये जो भी रहा हो, उनको फिर अंग्रेज परेशान थे, तो उनको लगा कि हिंदुस्तान से इनको दूर करो। तो एक तो वो अपना सरदर्द जो है मतलब प्रॉब्लम्स वो दूर करने की बात थी जी। और यहाँ सज़ा के तौर पे उनको फिर यहाँ पे ला करके बसा, तो वो भी हो गया। तो फिर यहाँ बस्तियाँ बसने लगी, तो उनका फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बन गया पूरा। फिर वो शासन करने लगे। यहाँ अलग से एक उनका वो पूरा सेटलमेंट का वो था, रॉस आइलैंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स था जी। तो ये जो है ये अंग्रेज़ों ने किया। मोपला सेटलर्स थे जो मोपलाज को वहाँ से लाए, वो उन्होंने भी विद्रोह किया अंग्रेज़ों के खिलाफ। हालांकि वो इतिहास एक कंट्रोवर्शियल कुछ भी हो, लेकिन था विद्रोह अंग्रेज़ों के खिलाफ, और अंग्रेज़ों ने उनको यहाँ सज़ा के तौर पे लाए और फिर उनके परिवार सहित उनको यहीं बसा दिया जी। तो कई लोग यहाँ से लौट गए, कुछ ज़्यादातर लोग सेटल हो गए। तो मोपलाज कम्युनिटी आ गए, साउथ इंडिया से, यूपी से भातु आ गए, और अलग अलग प्रांत के लोग भी उस वक्त जो अंग्रेज़ों को लगा, जैसे रांची लेबर से करेन जो मायाबंदर में सेटल हुए, उनको वहाँ से लाए। तो ये तो उनका एक तरीका था, जब शासन करना है तो अब यहाँ आबादी भी तो चाहिए जी। फिर जंगल है, सुरक्षा चाहिए, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हुई, लैंड का डेवलपमेंट हुआ, खेती बाड़ी हुई, जंगल साफ हुए, प्लांटेशंस हुए, फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ हुई। फिर दूसरे जो आइलैंड्स के कम्यूटिंग के लिए फिर शिप्स आ गए, तो मैरीन डिपार्टमेंट आ गया, वहाँ नौकरी लोगों को मिली। तो इस तरह इंडस्ट्रीज़ का भी डेवलपमेंट हुआ। फिर सड़कें बनने लगी, जब गांव अलग अलग एरिया दूर दराज में गांव बसने लगी, तो उसके लिए सड़कों का निर्माण होने लगा। पानी के लिए कुआं खोदना, डिग्गी खोदना, ये सारी चीज़ें जो एक सेटलमेंट जो बस्ती है उसको बसाना, मतलब एक समाज जी। तो ये एक अलग अलग प्रांत के लोग आकर के एक विचित्र समाज बना जो कास्टलेस। इसीलिए आगे बताऊंगा मैं, हमारे यहाँ इसका एक और कई फायदे भी थे जो सीख भी दे रहे हिंदुस्तान
के लोगों के लिए बहुत बड़ा एक सीख है कि यहाँ कैसे अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग प्रांत के लोग, अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग धर्म के लोग कैसे मिलजुल करके अपना एक नया समाज बनाया। जी, जैसा आपने बताया कि हमारे अंडमान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। अगर हम बात करें तमिल, तेलुगु, बंगाली, चाहे मुस्लिम धर्म, जिसकी भी बात करें, उनका आपस में भाषा के साथ रहने में कैसे एक समन्वय बना हुआ है? देखिए, पहले तो हिंदुस्तान में ही जो है अपने गांव देहात में या अपने प्रांत में, क्योंकि पहले आज हम जो हिंदुस्तान में स्टेट्स बता रहे हैं ना, हिंदुस्तान में आज जो महाराष्ट्र अलग हो गया, बिहार, यूपी, झारखंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु, उस वक्त तो अंग्रेज़ों के दौरान जो है ये प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, जिसमें हम आज बता रहे कि उड़ीसा, बिहार, बंगाल, असम, ये सारे बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर आते थे। जी। हाँ, तो भाषा उस वक्त जो है, लोग उस वक्त जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते थे काम के लिए। अब जैसे अंग्रेज़ों के सिपाही थे, जो नेटिव इंडियंस, जो उन्होंने फौज तैयार किया था, वो तो अलग अलग प्रांत के लोग उसमें शामिल थे, और उनकी जब पोस्टिंग होती थी तो एक दूसरा से उनका संपर्क होता था, भाषा आदान बात करना। तो वो भाषा उस वक्त भी जो है इतना ज़्यादा भाषा को लेकर के कोई रिजिडिटी जो थी वो नहीं थी जी। और उस वक्त तो हिंदी से ज़्यादा उर्दू का वो था बोल। तो भाषा तो वैसे ही जो है एवोल्यूशन इवॉल्व होता है, लोकल भाषा बन जाता है। एक दूसरे को समझने के लिए आदमी, इंसान जो है एक दूसरे के शब्दों को अपनाने लगते हैं, आसान चीज़ है। तो फिर भाषा हिंदुस्तान में भी होता था इसी तरह, और वही बाद में उसी चीज़ को अंडमान में फॉलो किया गया, क्योंकि यहाँ भी अलग अलग प्रांत से जब आए, अब वो बंगाल प्रेसिडेंसी अलग हो गई। अब महाराष्ट्र के जो लोग आए थे उन्होंने यूपी वालों के साथ जब संपर्क आया, उनका संपर्क हुआ, जो भाषा, तो एक नए तरह का भाषा, बोलचाल की भाषा जिसको बोलेंगे हिंदी, वो हर प्रांत में वैसे भी है। बिहारी के शब्द को बंगाल में इस्तेमाल किया जाता है, और बिहारी लोग बंगाल का कुछ शब्द को भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह तो भाषा को लेके उस वक्त को कोई दिक्कत कभी नहीं थी कहीं पर भी। हाँ, अंडमान में एक भाषा का वो एवोल्यूशन हुआ, इवॉल्व हुआ, जिसको हिंदुस्तानी भाषा के नाम से लोग आज जानते हैं, कि बोलचाल की भाषा, सरल भाषा, जो लोगों को आसानी से समझ आ जाए और लोग आसानी से उसको अपना ले। जी। तो अपनाते भी थे, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो दूसरे प्रांत के कोई हो, बिहारी हो, यूपी वाले हो, महाराष्ट्रियंस हो। तो ऐसा कोई दिक्कत कभी आया नहीं भाषा को लेकर के, और आज भी वो ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है। जी। जो भी आते हैं आसानी से, मतलब कुछ दिन मेड सर्वेंट का काम करते किसी के घर में, कोई लेबर का काम करता है किसी के बगीचे में, हालांकि वो होगा तमिलनाडु का या तेलुगु होगा, लेकिन वो थोड़े दिनों में वो हिंदी बोलचाल की भाषा तो सीख ही लेता है। अब अगर हम ये कहें कि जितने भी ये समुदाय हैं, इनका हमारी अंडमान की संरचना में क्या योगदान रहा? देखिए, अंडमान का संरचना जो है वो, जैसे हम कहते हैं ना, ये कास्टलेस सोसाइटी है। यहाँ पे किसी का, क्योंकि शुरुआत में जितने जो लोग आए थे उनका ये था कि अपना जो सरनेम है, जो अपनी जाति का, वो प्रचार नहीं किया जाएगा। ओके, उसको मतलब यूज़ में नहीं लाया जाएगा। तो वो एक ऐसा समाज बनने लगा, वो कंडीशनल थी। तो लोग जो है अपना सरनेम का इस्तेमाल ही नहीं करते थे, और फिर उनके जो वंशज आने लगे उनको कुछ पता ही नहीं था कि हमारे जो पूर्वज है वो कौन जात के थे, किस धर्म के थे, कहाँ से आए थे, कुछ नहीं पता होता था, क्योंकि हमारा ज़मीन यही था। जी। जो यहाँ जन्म लिए, क्रांतिकारी के वंशज हो, या क्रिमिनल कॉन्विक्ट कैदियों के वंशज हो, या जो किसी काम के सिलसिले में आकर के एज लेबर्स हो, या किसी और काम के सिलसिले में,
या ट्रेडिंग के लिए, बिजनेस के लिए जो आए, उनके जो वंशज हुए उन्होंने कभी जानने की ज़रूरत भी शायद महसूस नहीं किया कि हम कहाँ से आए, क्या है। और भाषा का आदान प्रदान होते गया, आसानी से एक दूसरे के कल्चर को अपनाने लगे। और शादियों में कोई फ़र्क नहीं था कि भाई ये रिजिड धर्म का लेकर के या जाति को लेकर के। तो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये सारा मामला यहाँ था ही नहीं अंडमान। आज भी शायद ओबीसी वगैरह आ गया है, लेकिन वो चीज़ जो अंडमान से बाहर दूसरे प्रांत में था वो अंडमान में नहीं। अभी लोग क्योंकि नौकरी वगैरह के लिए वो होने से सुविधाएं मिलती है, तो लोग उसके लिए पीछे पड़ जाते हैं कि भाई हमें ये ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, हमें ये सर्टिफिकेट चाहिए, हाँ, हमें शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ, तो अभी जैसे रांची कम्युनिटी है हमारे छोटा नागपुर वाले, जिनको यहीं बसाया गया, तो वो अपना, क्योंकि अब वो सुविधाएं चाहता है लोग कि समस्याएं हैं, नौकरी नहीं है, हाँ, और बहुत सी कारणवश वो लोग फिर अपना उस चीज़ को उसकी मांग करने लगते हैं। नहीं तो पहले ऐसा था नहीं। आज भी शायद लोकल कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, लोकल यहाँ के जो यहीं जन्म हुआ, जिनका क्रांतिकारियों के वंशज या उन कैदियों के वंशज जो एज ए क्रिमिनल हो, क्योंकि बहुत मतलब बड़े खतरनाक क्रिमिनल्स बहुत कम होते थे, एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के जो आते थे, कुछ थोड़ा बहुत यूपी वगैरह के डकैट्स, अदरवाइज यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था। तो ये बहुत ही मतलब एक दूसरे में समा जाते थे कल्चर में जी। तो फिर वो चाहे दुर्गा पूजा होता हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे छठ हो जी। तो हर प्रांत के लोगों का यहाँ पूजा, तो इट इज़ अ आइलैंड ऑफ फेस्टिवल्स ऑल्सो। पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रांत में जो भी फेस्टिवल्स होता है, चाहे वो गणेश पूजा हो, चाहे वो मुर्गन का हो, आपको यहाँ अभी कुछ दिन पहले हाल ही में रथ यात्रा निकला जी। है, और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ उड़ीसा के लोगों ने जो यहाँ बसे वो लोगों ने किया, ये हर प्रांत के लोग उसमें शामिल थे। और निकलता है राजस्थान टेम्पल से। तो ऐसा यहाँ का समाज था पहले भी और आज भी, एक दूसरे के कल्चर, एक जो कस्टम्स ट्रेडिशंस को अपनाए, रेसिपीज़ को अपनाया गया। हाँ, आपको पंजाबी के घर में डोसा बनता हुआ दिखेगा, हैं, और जो बंगाली के घर में आपको तंदूरी मिलेगा, फ्राई मछली। तो ये हमारा क्यूजीन्स ऑफ अंडमान, अभी फेस्टिवल भी चल रहा है। तो ये अंडमान का जो कल्चर है, ट्रेडिशंस है, और यही नहीं, इसको जो है ये ट्रेडिशंस कल्चर जो हिंदुस्तान से यहाँ आकर के एक जो है वो ट्राइबल्स ने भी अपनाया। यहाँ के जो ट्राइबल्स थे उन्होंने भी, हालांकि हमारे निकोबार के ट्राइबल्स क्रिश्चियंस है जी, मुस्लिम्स है, लेकिन आप अंडमान के जो आदिवासी जो ट्राइबल समाज है, जो अंडमानीज जो ओरिजिनल यहाँ के ओंगीज है, दे आर ऑलमोस्ट स्टिल एनिमिस्ट। द जारवाज है जी, वो ऐसे कहीं कोई धर्म में कन्वर्ट नहीं हुए। अगर हम अंडमान के मूल निवासी यानी आदिवासी समुदाय की बात करें तो उनकी क्या अलग खासियत है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो सबसे पहले तो ये है कि वो तो यहाँ के मूल निवासी है जी, और उन्होंने कभी भी शुरुआत में तो कम से कम ये एक्सेप्ट किया ही नहीं, किसी को यहाँ अपने ज़मीन पे आकर के बसने का इजाज़त उन्होंने नहीं दिया जी। हाँ, तो वो तो विद्रोह करते रहे, अपने ज़मीन को प्रोटेक्ट करते रहे। उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ा, बैटल ऑफ अबरडीन जो 17 मई 1859 में जो हुआ, हाँ, तो वो उन्होंने लड़ा। दैट इज़ वन ऑफ द फेमस बैटल्स। वैसे हमेशा उनका लड़ाई चलता रहा जी। जारवा जो है उनकी अपनी टेरिटरीज है, हालांकि जारवाज और अंडमानीज के बीच में भी कभी कभार थोड़ा छुटपुट वो होता रहा, लेकिन वो अलग
सेक्ट है, ट्राइबल्स है माने जाते हैं। जारावास अलग है, ग्रेट अंडमानीज जो पूरे नॉर्थ मिडिल साउथ में रहते थे वो अलग थे। आपके ओंगीज जो है वो लिटिल अंडमान्स में थे। सेंटिनलीज का अलग एक द्वीप है, एक टापू है जो नॉर्थ सेंट्रल, जो वो आज भी मतलब वंचित है वहाँ जाना, यू नॉट अलाउड टू गो देयर, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते। तो उनको देखने से आपको ये सीख मिलेगा कि अंडमानीज जो है उस वक्त वो कितना विद्रोह करते होंगे। और फिर धीरे धीरे अंग्रेज़ों के पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने जो है फ्रेंडली रिलेशन डेवलप किया, अंडमान होम बनाया और फिर उनको सिविलाइज करने का प्रयास किया। और धीरे धीरे फिर उससे उनको नुकसान भी हुआ। उनका कल्चर, उनका कस्टम्स, ट्रेडिशंस पे जो आउटसाइडर्स मतलब जो अंग्रेज़ों ने और यहाँ कैदी जो थे उनसे भी उनका संपर्क में आने से उनका भी अपना कल्चर ट्रेडिशंस में हार्म नुकसान तो हुआ जी। हाँ, और काफ़ी चीज़ वो भूल चुके हैं। भाषा, अंडमानीज अपनी भाषा भूल चुके हैं। अब वो हिंदी बोलते हैं और हमसे अच्छा बेहतर हिंदी बोलते हैं क्योंकि वो उसको लिटरेरी स्कूल में पढ़े वाले हिंदी है। तो वो किताबों का जो है शुद्ध शब्दों का उच्चारण करते हैं, जो हम लोग को लोकल यूज़ करते हैं वो लोग नहीं करते। हालांकि अभी धीरे धीरे वो भी सीखने लगे हमारे संपर्क में आकर के जी। लेकिन ऐसा नहीं करते। तो उनका अपना अपना कल्चर है, ट्रेडिशन मतलब कस्टम्स है। दे आर नेचर एनिमिस्ट, नेचर वर्शिपर्स हुआ करते थे। हाँ, तो अभी भी वो वैसे ही है। हालांकि हमारे समाज में आ गए हैं, मिल गए हैं, लेकिन क्योंकि शादियां भी होती है ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स के बीच में। अंडमानीज में तो काफ़ी नॉन ट्राइबल्स की शादी हो चुकी है। तो वो लेकिन अभी तक कन्वर्शन का तो ऐसा कोई नहीं मिला है जी। हाँ, कल्चर उनका अलग है और हमारा टोटली अलग है। वो देवर हंटर गैदरर्स, जो ट्राइबल्स थे निग्रिटोस, और इवन जो नॉर्थ मंगोलाइट्स थे शुरुआत में, तो खैर निकोबारीज भी हंटर गैदरर्स थे, बाद में हॉर्टिकल्चरिस्ट भी हो गए। लेकिन ये सारे हंटर गैदरर्स जो है शिकार करना, जंगल से कंदमूल निकालना, रूट्स जो होते जड़ वगैरह जो है वो लेना, शिकार करना, शुअर वगैरह जो जंगल में है, मछलियाँ मारना, ओके, टॉर्टाइज खाना, ये सब उनका अपना अपना है, खाने का अलग तरीका है। फिर अपने रहन सहन की सुविधाएं के लिए जो है वो टोकरियाँ बनाते अलग अलग मटेरियल से। तो ये उनका कल्चर रहा है। लेकिन हमारे इंटरफेरेंस और हमारे से दोस्ती, हमारे अधीन आकर के वो सब भूलने लगे धीरे धीरे। जैसा हम जानते हैं कि हर जगह की ज़मीन की अपनी कहानी है, तो अंत में चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे जो अन्य द्वीप हैं, लक्षद्वीप, मालद्वीप या मॉरिशस जैसे द्वीप हैं, जो कि एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं, उनसे हमारे अंडमान की ऐसी कौन सी अनोखी बात है जो अंडमान को अलग पहचान देती है? देखिए, मालदीव्स और मॉरिशस जो है वो एक नेशन है जी, इट्स अ कंट्री जी, और जिनका ज़्यादातर रेवेन्यू जो है टूरिज्म ही से है। तो वहाँ अलग तरह का टूरिज्म है और वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, ऐसे हमारे यहाँ जो रिच बायोडाइवर्सिटीज ऑफ नेचर है या कल्चर है, वो चीज़ें वहाँ नहीं है। हमारा जो आइलैंड्स का डेवलपमेंट हुआ है, हमारे यहाँ फॉरेस्ट है, हमारे यहाँ बीचेस है, आइसोलेटेड बीचेस है, और वो लग्जरी टूरिज्म करते हैं जी, उनका रेवेन्यू उससे निकलता है। हमारा जो है टूरिज्म अभी अर्ली स्टेज में है अभी भी। तो हम लोग जो है वी आर प्रमोटिंग सस्टेनेबल टूरिज्म, ओके, सर्विस ओरिएंटेड टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स, वाटर एक्टिविटीज़, ये सारा चीज़ हमारे यहाँ होता है। हालांकि वहाँ भी होता है लेकिन और हमारे यहाँ ज़्यादा उसी पे निर्भर है हमारा टूरिज्म। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है हमारे यहाँ टूरिज्म से, ओके। और बिकॉज हमारा ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, इट इज़ नॉट इवन अ स्टेट, तो हमारे टूरिज्म की अपनी पॉलिसी है और काफ़ी सारे सेंटर्स के इंटरफेरेंस है, सपोर्ट है। और यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट जो हमारा स्टेट का जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सपोर्ट करती है। तो टूरिज़्म अभी हम लोग इनिशियल स्टेज में है, वी आर जस्ट डेवलपिंग टूरिज़्म, और वो
हाई एंड टूरिज्म अभी शुरू होने वाला है। जी, मुकेश्वर जी, आपने अपने शब्दों से हमारे अंडमान के इतिहास को फिर से जीवित कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारा यही कोशिश रहेगी कि आपसे फिर मिले एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।